कहानी की स्टार्टिंग एक ऐसी लड़की को दिखाने से होता है जिसके हाथ में जैसे ही एक सूखी पत्ती गिरती है उसके संपर्क में आते ही वो वापस से हरी भरी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं होती है, वो दुनिया की आखिरी सच्ची देवी होती है और इसीलिए उसके पास ऐसी पावर्स होती हैं। लेकिन इस बार जब वो अपनी नींद पूरी करके जागती है तब उसे पता चलता है कि उसके खास नौकर को किसी ने जान से मार डाला है। ये सुनकर तो उसका खून खौलने लगता है। वो उस कातिल के बारे में पता लगाती है और उसे पता चलता है कि वो काफी रिच पर्सन है। वो सीधा उसकी पार्टी में जाती है और अपने नौकर के बारे में पूछती है। सच्ची देवी को अपने सामने देखकर अमीर इंसान को लगता है कि शायद ये उसी नौकर की वंशज होगी, इसलिए वो उसके बारे में उससे पूछता है। तब सच्ची देवी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। पता चलता है कि उन दोनों के बीच में गुरु और शिष्य का रिश्ता था। 50 साल पहले अमीर इंसान जिसका नाम मिस्टर टैंग होता है वो लालच में आकर नौकर की जान ले लेता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। वो टाओ फैमिली को उसमें पूरी तरीके से खत्म कर देता है। किसी तरीके से उस फैमिली का पोता बच जाता है जो कि उस समय 2 साल का होता है। फिर सच्ची देवी जब कुछ समय पहले अपनी नींद से जागती है और उसे अपने नौकर के बारे में पता चलता है तब उसका बदला लेने के लिए वो यहाँ पे पहुँचती है। मिस्टर टैंग भी जब सच्ची देवी को पहली बार देखता है तब उससे वो कोई आम सी लड़की लगती है, इसलिए वो उससे डरता नहीं है बल्कि उसका इंसल्ट करने लगता है और कहता है कि तुम बिना मेरी परमिशन के मेरी पार्टी में आई हो, इसलिए तुम्हें माफी मांगनी होगी। ऐसा कहते हुए वो उसे शराब पीने के लिए देता है। सच्ची देवी कहती है कि वो शराब नहीं पी सकती है लेकिन उसके लिए वो कुछ खास कर सकती है। ऐसा कहते हुए वो शराब के ग्लास को अपने हाथ में लेती है, कुछ मंत्र पढ़ती है और शराब को नीचे गिराते हुए ग्लास को तोड़ देती है और फिर से वो अपने पावर का यूज करती है और मिस्टर टैंग को सजा देने लगती है। थोड़ी ही देर के अंदर आसपास की सभी चीजें जोर से मूव करने लगती है और आसमान से बिजली गिरती है जो कि सीधा मिस्टर टैंग के ऊपर गिरती है और मिस्टर टैंग की वहीं पे डेथ हो जाती है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं और मिस्टर टैंग के पास जाते हैं। यहीं पे एक और पर्सन भी होता है जिसका नाम मास्टर लू होता है और वो लू फैमिली से होता है। जिस तरीके से वो सच्ची देवी को देखता है यहाँ पे अपने पावर का यूज करते हुए और अचानक से यहाँ पे गायब हो जाते हुए वो तुरंत ही समझ जाता है कि इस लड़की में कोई खास बात है। वो अपने ग्रैंडपा के पास कॉल करता है और बताता है कि जिस पर्सन को वो काफी समय से ढूंढ रहे हैं वो लड़की वापस आ चुकी है। दूसरी तरफ हम सच्ची देवी को एक दूसरे पर्सन के घर पे देखते हैं जिसकी मदद उसने हाल ही में की होती है। उस पर्सन के घर पे पहुंचने के बाद वो अपने नौकर की फैमिली के बारे में ही सोच रही होती है। तभी यहाँ पे वो पर्सन अपने हाथ में बर्ड नेक्स्ट का सूप लेकर आता है और इसका नाम मिस्टर जियांग होता है। ये ताओ फैमिली का ही वंशज होता है, इसीलिए सच्ची देवी ने मिस्टर जियांग की जान बचाई होती है। लेकिन मिस्टर जियांग को नहीं पता होता है कि जिस सच्ची देवी को वो काफी समय से ढूंढ रहा है ये वही सच्ची देवी है। सच्ची देवी उस एक्सपेंसिव सूप को पीती है और वो चीज उसे अच्छी नहीं लगती है। ये देखकर मिस्टर जियांग अपने मन में कहता है कि वो हाल ही में इस लेडी से मिला था। जब वो अपने काम के सिलसिले में पहाड़ी वाले इलाके में गया था तब वो गलती से ऊंची पहाड़ी से नीचे ही गिर गया था। वो लगभग मरने ही वाला था, तभी उस सच्ची देवी ने उसकी जान बचा ली और फिर वो उसे अपने साथ अपने घर पे लेकर आया। फिर जैसे ही सच्ची देवी उसकी बात सुनकर उसके घर पे रहने के लिए आती है, अचानक से मिस्टर जियांग के सभी रुके हुए काम वापस से चलने लगते हैं और उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होने लगता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि सच्ची देवी कोई आम लड़की नहीं है, इसलिए वो उसे अपने घर पे रखने के लिए पूरी कोशिश करता है। तभी यहाँ पे भागते हुए एक पर्सन आता है और मिस्टर जियांग को कोई बात बताता है। ये सुनकर वो तुरंत ही अपने ऑफिस पहुंचता है जहाँ पे उसे मिस्टर टैंग के बारे में पता चलता है। ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर टैंग ने ही उसकी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी थी और उसके ग्रैंडपा की भी जान ली थी, इसलिए उसके मर जाने पे वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन जिस तरीके से मिस्टर टैंग की मौत हुई थी ये बात उसे थोड़ी सी अजीब लगती है। वो तुरंत ही कुछ पुराने कागजात ढूंढने लगता है और उसे एक पीली पर्ची मिलती है। बरसों पहले जब वो बहुत ही ज्यादा छोटा था तब उसके ग्रैंडपा ने सच्ची देवी के बारे में उसे बताने की कोशिश की थी। तब उस समय मिस्टर टैंग बहुत ही ज्यादा छोटा था, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और ये सारी चीजें जैसे कि इम्पोर्टेंट कागजात उसने वो देखी तो उसे सब कुछ याद आ गया। उसे पता था कि उसके ग्रैंडपा के पास एक सच्ची देवी थी। मिस्टर टैंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन था जिस वजह से मिस्टर जियांग उसे कभी भी जान से मार नहीं सकता था। इसीलिए जब उसकी इस तरीके से मौत होती है तब उसे पता चल जाता है कि सच्ची देवी वापस आ चुकी है, इसलिए वो अपने लोगों से सच्ची देवी को ढूंढने के लिए कहता है। वो इस चीज को पर्सनली हैंडल करना चाहता था जिस वजह से वो घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी डॉटर और अपनी डॉटर इन लॉ के हाथों में सौंप देता है और साथ ही वो सच्ची देवी का खास ख्याल रखने के लिए कहता है। ये सुनकर बेटी भड़क जाती है। उसे ऐसा लगता है कि पिता और सच्ची देवी के बीच में अफेयर चल रहा है जिस वजह से वो उसे घर में लाए हैं और उसका खास ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं, जिस वजह से वो अपनी डैड पे गुस्सा करती है और कहती है मॉम को गए हुए अभी 2 साल भी नहीं बीता है और आपने अपने लिए दूसरी लड़की भी ढूंढ ली है। पिता उसे चुप हो जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसी कैसी घटिया बातें सोच सकती हो, उसने मेरी जान बचाई थी और वो मेरी सेवियर है, इसलिए मुझसे बात करते टाइम अपने दिमाग का यूज करो। तभी डॉटर इन लॉ मिस्टर जियांग से कहती है कि डैड आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हो कि हम उस लेडी का खास ख्याल रखें तो हम उनका खास ख्याल ही रखेंगे। ऐसा कहते हुए सीसी लीना को लेकर कैबिन से बाहर आ जाती है। लीना उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि डैड ऐसी घटिया काम कर रहे हैं और उस मिस्ट्रेस के लिए हमें काम करने के लिए बोल रहे हैं, तुम्हें बुरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये सुनकर
सीसी कहती है कि मुझे भी पता है कि वो गोल्ड डिगर है, इसलिए हम उसे ऐसे सबक सिखाएंगे कि डैड की नजरों में हम बुरा ना बने, इसलिए डैड को चले जाने दो। वैसे भी वो कुछ समय के बाद घर वापस आएंगे और उस समय तक हम उस लड़की को इतना ज्यादा परेशान कर देंगे कि वो खुद ही घर छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। फिर डैड के चले जाने के बाद सीसी और लीना दोनों प्लान बनाती है और कॉम्पैक्ट पाउडर में कुछ ऐसी चीजें मिला देती है जिसे चेहरे पे यूज करने से चेहरा पूरी तरीके से जल जाएगा। फिर सीसी उस प्रोडक्ट को लीना के हाथों सच्ची देवी के पास भेजती है। ये देखकर लीना कहती है कि अगर इसके बारे में डैड को पता चलेगा तो क्या होगा। सीसी कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर इसके बारे में डैड को पता भी चल जाता है तो वो अपनी बेटी को चूज करेंगे, ना कि किसी मिस्ट्रेस को। फिर लीना भी उस प्रोडक्ट को लेकर अंदर चली जाती है और सच्ची देवी के सामने ऐसे रिएक्ट करती है कि इस प्रोडक्ट को उसके डैड ने उसके लिए खास तौर पे भेजा है। मिस्टर जियांग का नाम सुनकर वो उस प्रोडक्ट को वहीं पे रखने के लिए कह देती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। लीना तो ये करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि सच्ची देवी को अपनी शक्तियों से पहले पता चल चुका है कि उसने उस प्रोडक्ट में क्या मिलाया है, इसलिए वो सोचती है कि अब मुझे इस परिवार के साथ मालिक और सेवक का रिश्ता तोड़ देना चाहिए। उधर दूसरी तरफ ये दोनों अपने प्लान को अंजाम देने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। रात होने पे लीना सोने से पहले अपना नाइट स्किन केयर कर रही होती है, तभी अचानक से उसे स्मेल होता है कि उसका प्रोडक्ट कुछ अजीब तरीके से स्मेल कर रहा है। ये देखकर वो उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट को चेक करती है, सब कुछ सही रहता है, इसलिए वो उस प्रोडक्ट को यूज कर लेती है। तभी उसके डैड उसके पास कॉल करते हैं और एक बार फिर से सच्ची देवी का खास ख्याल रखने के लिए कहते हैं। साथ ही उन्होंने उसके लिए स्नो लोटस भी तैयार किया होता है जिसे वो देने के लिए कहते हैं। ये सुनकर तो लीना एक बार फिर से उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। पिता उसे कई बार बताते हैं कि उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, वो उसकी बस इज्जत करते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी जान बचाई थी। लेकिन लीना को इस बात पे भरोसा नहीं होता है। तभी डैड उससे कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें उसके काम नहीं करने हैं तो मत करना, लेकिन उसके साथ कभी भी बदतमीजी से पेश बिल्कुल भी मत आना, और ये बात तुम सीसी को भी समझाना। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो पूछते हैं कि वो इस समय क्या कर रही है। तब लीना बताती है वो महंगे से प्रोडक्ट यूज करके सो रही होगी। ये सुनकर वो कहते हैं कि ठीक है। वो फोन को रख देते हैं। इसके बाद जैसे ही लीना अपना चेहरा आईने में देखती है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस मिलावट वाले प्रोडक्ट को उसने सच्ची देवी को यूज करने के लिए दिया था उसने वो अपने पावर से इसके पास ट्रांसफर कर दिया होता है, जिस वजह से जो नुकसान सच्ची देवी के चेहरे पे दिखने वाली थी वो लीना के चेहरे पे दिखाई देने लगती है। उसका पूरा चेहरा खराब हो जाता है। फिर वो रोते हुए इसके बारे में सारी की सारी बातें सीसी को बताती है। ये सुनकर सीसी उससे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो उस प्रोडक्ट को स्मेल करती है और स्मेल से उसे पता चल जाता है कि ये तो वही प्रोडक्ट है जिसे उसने सच्ची देवी के लिए तैयार किया था। ये सुनकर लीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह सच्ची देवी से बदला लेने के लिए उसके पास जाती है। सीसी उसे रोकते हुए समझाती है और कहती है कि पहले हम इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि इसके पीछे वही लड़की है या फिर नहीं, उसके बाद हम उसे अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे। ऐसा कहते हुए वो सच्ची देवी के कमरे में जाते हैं, जहाँ पे वो सच्ची देवी को धोखे से कमरे से बाहर निकालते हैं, ये कहते हुए कि मिस्टर जियांग ने उसके लिए स्नो लोटस मंगाया है जिसे वो जाकर बाहर देख सकती है। सच्ची देवी बाहर जाने के लिए मान जाती है, लेकिन जाने से पहले वो दोनों को वार्न करती है कि यहाँ की किसी भी चीज को ना छुए, खास करके उस बॉक्स में रखे हुए पेपर को। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोनों लड़कियां आगे बढ़ती हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट को चेक करती हैं, जहाँ पे वो देखती हैं कि जिस जहर को उन्होंने सच्ची देवी को यूज करने के लिए दिया था वो बॉक्स पूरी तरीके से खाली है। ये देखकर लीना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टेबल पे रखी हुई चीजों को फेंकने लगती है। वो कहती है कि अब मैं इस लड़की को बिल्कुल भी आसानी से जाने नहीं दूंगी, मैं उससे बदला लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए वो उस बॉक्स को तरफ देखती है और सच्ची देवी की बातों के बारे में सोचते हुए उस पेपर को देखती है जिसपे कुछ भी नहीं लिखा होता है और वो उसे फाड़ कर वहां से चली जाती है। उनके जाते ही सच्ची देवी कमरे में जादुई तरीके से आती है और जैसे वो फटे हुए कागज को देखती है वो ताओ फैमिली के साथ रिश्ता तोड़ने का फैसला करती है, क्योंकि वो पेपर एग्रीमेंट के पेपर थे जिसमें जादुई तरीके से इनके रिश्ते के बारे में लिखा गया था और पेपर के फाट जाने के बाद इनका रिश्ता भी टूट गया होता है। इसलिए वो दूसरा पेपर तैयार करती है मिस्टर जियांग के लिए, ताकि जब वो वापस आए तब उन्हें पता हो कि सच्ची देवी उनके फैमिली को छोड़कर जा चुकी है। दूसरी तरफ हम लू फैमिली के यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि अपने ग्रैंडपा के पास पहुंचता है और जो कुछ भी पार्टी में हुआ था वो सारी बातें अपने ग्रैंडपा को बताता है और साथ ही वीडियोस भी दिखाता है। हालांकि सच्ची देवी की उसमें कहीं भी तस्वीर नहीं आई होती है, लेकिन फिर भी मिस्टर लू समझ जाते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सच्ची देवी ही हो सकती है। मिस्टर लू सच्ची देवी को इसलिए इतना ज्यादा मानते थे क्योंकि बरसों पहले सच्ची देवी ने उन्हें गिफ्ट के तौर पे वर्ड ऑफ पावर पेपर दिया था। उसपे जो कुछ भी वो अपनी इच्छा लिखते थे वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाती थी। एक तरीके से ये पेपर किसी जीनी की तरह ही काम करता था, लेकिन मिस्टर लू उस खास पेपर को अच्छी तरीके से संभाल नहीं पाए और उस खास पेपर को किसी ने चुरा लिया, जिस वजह से मिस्टर लू को सजा मिली और वो अपंग हो गए। इसीलिए वो इस बार अपनी गलती सुधारने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं और जैसे ही कहीं से सच्ची देवी के बारे में उन्हें पता चलता है वो तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए इसी वक्त निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम लीना को देखते हैं, चेहरा खराब होने की वजह से वो तुरंत ही अपने ग्रैंडपा को अपने घर पे बुला लेती है ताकि वो उनकी मदद से सच्ची देवी को सबक सिखा सके और घर से बाहर निकाल सके। ग्रैंडपा भी जब अपनी प्यारी पोती लीना का ऐसा चेहरा देखती हैं तब वो भी गुस्से से पागल हो जाती हैं और इन लोगों ने पहले ही ग्रैंडपा को बता दिया होता है कि जो लड़की यहाँ पे रह रही है
उसके साथ मिस्टर जियांग के अफेयर चल रहा है, जिस वजह से ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उस लड़की को सजा देने का फैसला करती हैं। वह नौकर को तुरंत ही सच्ची देवी को बुलाने के लिए भेज देती हैं और सोचती हैं कि अगर मैं उस लड़की को खत्म नहीं कर सकती हूँ तो मैं उसे इतना ज्यादा परेशान करूंगी कि वो खुद ही इस घर को छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। फिर सभी लोग सच्ची देवी का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर के अंदर सच्ची देवी सबके सामने हॉल में आती है। सच्ची देवी तो पहले से ही बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, इसलिए जैसे ही ग्रैंडमा उसकी खूबसूरती को देखती है वो समझ जाती है कि आखिर क्यों उनका बेटा इसके जाल में फंसा होगा, इसलिए वो उसे खड़ी खोटी सुनाने लगती हैं और सच्ची देवी को चालाक लोमड़ी कह के पुकारने लगती हैं। जिस सुनकर सच्ची देवी ग्रैंडमा से कहती है कि क्या आपको नहीं पता है कि मेरा और आपकी बेटी का रिलेशन क्या है। इस तरीके से सच्ची देवी हिंट देना चाहती थी कि जैसा वो लोग समझ रहे हैं सच्चाई वैसी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लीना इस बात को गलत तरीके से ले लेती है और ग्रैंडमा को भी ऐसा लगता है कि शायद ये लड़की उनके बेटे को इसलिए फंसा रही है क्योंकि उनका बेटा बहुत ही ज्यादा रिच है। ऐसा सोचते हुए वो सच्ची देवी के बारे में अब शब्द बोलने लगती है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाती है और जादुई तरीके से उन्हें थप्पड़ लगाती है और इन्हें वार्न करती है कि ये लोग सुधर जाए, नहीं तो वो इससे भी ज्यादा बुरी हो सकती है। ऐसा कहते हुए बैठने के लिए जाती है, लेकिन ग्रैंडपा उसे बैठने से रोकती है और इस बार वो सच्ची देवी की बेइज्जती तो बहुत ही बुरी तरीके से कहती हैं। वो उसके मुंह पे ही उसे मिस्ट्रेस रखेल ऐसे कह के उसे पुकारने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम इस घर की मालकिन बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मेरे रहते ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा भी जाने नहीं दे सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे माफी मांगती हो तो मैं तुम्हें जाने देने के बारे में एक बार सोच सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो सीसी से चाय का कप तैयार करने के लिए कहती है ताकि सच्ची देवी उसे पीने के बाद अपनी गलती एक्सेप्ट कर सके। अब बिगड़ती हुई हालात को देखकर एक बार नौकर ग्रैंडमा के पास आता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो उस लेडी के साथ इस तरीके से बिहेव ना करे, लेकिन ग्रैंडमा तो अपनी आदत से लाचार होती है। समझाने के बाद भी वो अपना तरीका बिल्कुल भी नहीं बदलती हैं। ये देखकर सच्ची देवी उन सभी से कहती है कि वो अपना लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो परिवार के सभी लोग अपनी गलती की वजह से मारे जाएंगे, इसीलिए उनके लिए बेहतर होगा कि वो समय रहते बदल जाएं। लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं। ये सुनकर वो चाय का कप ले लेती है और पहली बार की तरह चाय को वो फर्श पे गिरा देती है और कप को भी छोड़ देती है, जिस वजह से वो टूट जाता है। इसके बाद वो अपनी जादुई शक्तियों का यूज करती है। लास्ट टाइम की तरह यहाँ पे भी अचानक से मौसम बदलता है और अंधेरा होने लगता है और यहाँ पे भी अर्थक्वेक होने लगता है, जिससे ये लोग झेल नहीं पाते हैं और सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। चारों तरफ अचानक से डर का माहौल छा जाता है और सभी लोगों को ऐसा लगता है कि शायद उनसे कोई बड़ी गलती हो चुकी है। तभी अचानक से सीसी का हाथ चाकू पे लगता है और चाकू सीधा नीचे गिरती है और उसके हाथ पे लग जाती है। दर्द के मारे वो जोर से चीखती है। अब इससे ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने इस लड़की के साथ कुछ गलत किया होगा, लेकिन ग्रैंडमा अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही होती हैं। वो कहती हैं कि सिर्फ झूमर टूटा है इसलिए ये अंधेरा हो गया है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो नौकर को दिया लाने के लिए भेज देती हैं और साथ ही अभी भी वो सच्ची देवी को माफी मांगने के लिए कह रही होती है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे नौकर दिया लेकर आ जाता है और वो दिए को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन उनसे जलता नहीं, इसलिए वो दिए को जलाने के लिए लाइटर का यूज करती है और जैसे ही दिया जलता है अचानक से उसकी आग फैल जाती है और ग्रैंडमा के चेहरे पे लग जाती है, जिस वजह से उनका पूरा का पूरा फेस जल जाता है। दर्द के मारे वो जोर से चीखने लगती हैं क्योंकि आग की वजह से ग्रैंडमा की आंखें भी खराब हो चुकी थी। ये देखकर नौकर तुरंत ही फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए भागता है और दूसरी तरफ लीना सीसी को हॉस्पिटल जाने के लिए तैयारी करने के लिए कहती है। जैसे सीसी आगे बढ़ती है उसका पैर फिसलता है और मेज पे उसका सर लगता है, जिस वजह से ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी वहीं पे ही डेथ हो जाती है। कुछ समय के बाद यहाँ पे नौकर आता है जो कि पहले ग्रैंडपा की आंखों पे पट्टी करता है और उसके बाद जैसे वो लोग सीसी को देखते हैं उन्हें पता चलता है कि सीसी तो मर चुकी है। सीसी की मौत से ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें भरोसा जाता है कि जिस लड़की की वो लोग इंसल्ट कर रहे थे वो लड़की कोई आम लड़की नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी ही इंसल्ट करने की वजह से उनके साथ इतना सारा गलत हो रहा है। लेकिन बूढ़ी ग्रैंडमा अब भी इस बात पे भरोसा नहीं करना चाहती थी कि वो लड़की ताकतवर हो सकती है। नौकर अब भी ग्रैंडमा को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो फिर भी उसकी बातें नहीं सुनती है और इन सारी चीजों के बारे में अपने बेटे को बताने के लिए लीना को कहती है। लीना तुरंत ही कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन ओपन नहीं होता है। ये देखकर वो लैंडलाइन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उसे करंट लगता है और जो उसकी लकड़ी की अंगूठी होती है वो टूट जाती है। ये देखकर वो बुरी तरीके से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके 18वें जन्मदिन पे उसके पिता ने ये अंगूठी खास उसे दी थी, क्योंकि वो उसके पूर्वजों की निशानी थी और वो बुरी चीजों को पास आने से रोकती थी। ये देखकर वो डर जाती है और सोचती है कि ये अंगूठी कैसे टूट सकती है। ये देखकर सच्ची देवी अपने मन में सोचती है कि अगर इस लड़की ने इस अंगूठी को नहीं पहना होता तो इसकी तो अभी मौत हो जाती। वो लीना से कहती है कि तुम्हें उस अंगूठी का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिस अंगूठी को तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया था। ये सुनकर वो पूछती है कि तुम्हें इस अंगूठी के बारे में कैसे पता है, तब वो बताती है कि उसने ही उस अंगूठी को उसके परिवार में दिया था, इसीलिए करंट लगने के बावजूद भी वो अभी भी जिंदा है। अगर उसने उस अंगूठी को नहीं पहना होता तो अब तक मर चुकी होती। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर नौकर उसे रोकने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि लीना नादान है और उसे कुछ नहीं पता है और बूढ़ी इंसान बूढ़ी हो रही है, इसलिए उसे भी कुछ नहीं पता है कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो दोनों को माफ कर दे और जब तक बड़े साहब नहीं आ जाते हैं तब तक वो यहीं पे रुक जाए।
लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है। वो कहती है कि उठाया गया कदम वो कभी भी पीछे नहीं लेती है। ऐसा कहते हुए अपने पावर का यूज करती है और पुराने दस्तावेज यहाँ पे ला देती है और साथ ही उसे नौकर को दे देती है, ये कहते हुए कि जब यहाँ का मालिक आए तो वो उसे दे दे और तब तक ये लोग अपनी जान बचा सकते हैं तो बचा ले। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। उसे जादू का यूज करते हुए देखकर लीना का भ्रम टूट जाता है कि ये लड़की उसके डैड के साथ रिलेशनशिप में है। वो सच्ची देवी के बारे में सोचती है कि आखिर वो कौन हो सकती है। तभी वो नौकर वापस आता है और ग्रैंडमा को उसे रोकने के लिए कहता है। साथ ही वो सच्ची देवी के बारे में बताता है कि जब से ये लेडी ताओ फैमिली में आई है, ताओ फैमिली में काफी सारे अच्छी चीजें हो रही हैं, इसीलिए मास्टर उनके साथ इतने अच्छे तरीके से पेश आते हैं क्योंकि उसी लेडी ने मास्टर की जान भी बचाई थी। और तभी लीना भी उसके मैसी के बारे में बात करती है। ये सारी बातें ग्रैंडमा को ये सुनकर डर लगता है कि कहीं उसने किसी बड़ी हस्ती को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया है ना। लेकिन कुछ देर के बाद भी उनका डर चला जाता है जब वो बातों को ध्यान से सुनती हैं और कहती हैं कि वो लड़की फ्रॉड हो सकती है क्योंकि उस लड़की ने तुमसे कहा था कि उस अंगूठी को उसने तुम्हारे पिता को दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि उस अंगूठी को तुम्हारे पिता को वो अंगूठी देने वाली वो लड़की नहीं है बल्कि मेरे हस्बैंड तुम्हारे ग्रैंडपा हैं। और तुमने तो देखा ही है कि वो लड़की कितनी ज्यादा यंग है। अगर सच में ऐसी कोई बात है तो उसने बरसों पहले इस अंगूठी को कैसे तुम्हारे पिता को दिया होगा। इसी बात से वो सच्ची देवी पे एक बार फिर से शक करने लगते हैं, लेकिन नौकर बार बार आता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो लोग उससे माफी मांग ले, तब तक कि जब तक यहाँ पे मास्टर नहीं आ जाते हैं और सभी चीजों को खुद वो हाथ में नहीं ले लेते हैं। ये सुनकर ग्रैंडमा माफी मांगने के लिए मान जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है, उस लड़के को बुला कर लेकर आओ। दूसरी तरफ हम सच्ची देवी को देखते हैं। जब वो घर से निकल रही होती है तब उसे अपने किसी दूसरे नौकर की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही कुछ गणना करती है और यहाँ से निकलने का फैसला करती है। तभी यहाँ पे नौकर आ जाता है और सच्ची देवी को रोकने की कोशिश करता है। वो बताता है कि ग्रैंडमा उससे माफी मांगना चाहती है, इसीलिए वो ना चाहे, लेकिन सच्ची देवी अपने पावर का यूज करते हुए उसे रोकती है और जब तक उसे होश आता है तब तक वो वहाँ से जा चुकी होती है। दूसरी तरफ हम लियांग फैमिली के हेड मिस्टर लियांग को देखते हैं जो कि ये भी सच्ची देवी के सर्वेंट होते हैं। जब तक सच्ची देवी इन चारों परिवार, ताओ परिवार, लू परिवार, जियांग परिवार और ओल्ड मास्टर के हे परिवार के साथ थी, तब तक ये सभी परिवार फुल फल रहा था और आगे बढ़ रहा था। इन परिवार में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन जब सच्ची देवी हमेशा की तरह सोने के लिए चली जाती है और ताओ परिवार के हेड को 10 परिवार के हेड मार डालते हैं, तब से सब कुछ बहुत ही ज्यादा बदल चुका होता है। सभी परिवार एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और कई सारे दुश्मन होने के बावजूद वो एक दूसरे की मदद भी नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से जब मिस्टर लियांग को इस हालत में देखते हैं अपंग और भूखे, तब वो उनकी मदद भी नहीं कर पाते हैं। तभी वो अचानक से देखते हैं कि मौसम कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है क्योंकि आम दिनों में कभी भी उन्होंने इस तरीके से तूफान नहीं देखे थे। उनका नजर बाहर ही होता है और तभी वो मिस्टर लू को कहीं जल्दबाजी में जाते हुए देखते हैं। ये देखकर उन्हें शक होता है कि कहीं सच्ची देवी वापस तो नहीं आ गई है, इसलिए वो भी उनका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ हम नौकर को देखते हैं जो कि ग्रैंडमा के पास आने के बाद बताता है कि सच्ची देवी यहाँ से जा चुकी हैं। ये सुनने के बाद भी उन्हें कोई भी पछतावा नहीं होता है। तभी यहाँ पे मिस्टर लू अपने ग्रैंडसन के साथ पहुँचते हैं क्योंकि उन्हें कहीं से सच्ची देवी के बारे में पता चला था कि वो यहाँ पे है। वो यहाँ पे आते हैं और सच्ची देवी के बारे में पूछते हैं। तब ग्रैंडमा उन्हें बातें सुनाने लगती हैं और कहती हैं कि वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा अकड़ू है। मैंने उसे माफी मांगने के लिए कहा था और चाय पीने के लिए कहा था, लेकिन वो तो ऐसे ही सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली गई। ये सुनकर तो मिस्टर लू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उनके साथ इस तरीके से पेश आने की, तुम्हें पता भी है कि वो कौन है। अब सच्ची देवी की इंसल्ट के बारे में सुनकर तो मिस्टर लू और उनका पोता दोनों ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और उन्हें डांटते हैं और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं इस आस में कि उन्हें सच्ची देवी कहीं पे मिल जाए। घर से बाहर निकलने पे उन्हें अचानक से सच्ची देवी दिखाई दे देती है, लेकिन जैसे वो लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं व्हील चेयर एक गड्ढे में फंस जाता है। वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए वो जोर जोर से सच्ची देवी को आवाज लगाने लगती है, लेकिन सच्ची देवी दूर होती है जिस वजह से वो उनकी आवाज सुन नहीं पाती है। फिर वो अपने पावर का यूज करते हुए एक जादुई पोर्टल ओपन करती है और वहाँ से गायब हो जाती है। मिस्टर लू तो ये देखकर शांत होते हैं, लेकिन यंग मास्टर ये देखकर पूरी तरीके से भौचक्का हो जाता है और ग्रैंडपा से कहता है कि आपने देखा ना वो कैसे गायब हो गई। तभी यहाँ पे मिस्टर हो भी आ जाते हैं और कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। मिस्टर लू उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर हो से कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि सच्ची देवी वापस आ गई है। ऐसा कहते हुए वो मिस्टर लू के साथ लड़ाई करने लगते हैं। दोनों ही बूढ़े एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। ये देखकर यंग मास्टर दोनों को शांत करता है। फिर दोनों ही बूढ़े बुजुर्ग किसी न किसी के पास कॉल करते हैं और सच्ची देवी के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि सच्ची देवी वापस आ गई हैं, तो वो उनका पता लगा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर लियान को देखते हैं। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई होती है कि पेट भरने के लिए उन्हें कुत्ते का खाना छीनकर खाना पड़ जाता है, जिस वजह से उन्हें मालिक से मार भी मिलती है। लेकिन मिस्टर जियांग अब भी अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं ताकि वो मरने से पहले एक बार सच्ची देवी से मिल सके। तभी अचानक से सच्ची देवी उनके पास आ जाती है और अपने बारे में बताती है। सच्ची देवी को अपने सामने देखकर वो खुश हो जाते हैं। साथ ही वो सच्ची देवी को इतने लंबे समय के बाद अपने सामने देखकर फूट फूट कर रोना स्टार्ट कर देती हैं और अपनी बीती बातें उन्हें बताने लगते हैं कि उनकी हालत इस तरीके से कैसे हो गई, क्योंकि उनकी भी लाइफ पहले बहुत ही ज्यादा शानदार थी और वो काफी अच्छी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जैसे
टैन परिवार ने ताओ परिवार को खत्म कर दिया, उसके बाद से ही चारों परिवार की बुरी किस्मत स्टार्ट हो गई और सभी एक एक करके किसी न किसी तरीके से बर्बाद होने लगे। इनका भी सामना कुछ बुरे लोगों से पड़ा था जिन्होंने इनकी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी, इनके पैरों तक काट दिया और इनकी आंखें भी खराब कर दी, जिस वजह से वो ना ही चल सकते थे और ना ही वो किसी चीज को देख सकते हैं। लास्ट टाइम जब समय ऐसा बनता है कि उन्हें घर छोड़कर भागना पड़ता है, तब वो उस समय अपनी सच्ची देवी के लिए उनका पसंदीदा केक घर से लेते हैं, जिसे उन्होंने तिजोरी में बड़े ही संभाल कर रखा था। वो बहुत ही खास तरीके का केक था। मिस्टर लियांग ने उसे अपने पास ही रखा होता है और सच्ची देवी से मिलते ही वो उसे खाने के लिए देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि ये गंदा हो चुका होगा क्योंकि अब मैं एक भिखारी की जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन सच्ची देवी उसके गंदे कपड़े नहीं बल्कि उसके सच्चे इरादे देखती हैं और कहती है कि मुझे पता है कि तुम सब मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो और मेरा उतना ही मान रखते हो। ऐसा कहते हुए वो उसके पसंदीदा केक ले लेती हैं और उसके बाद अपने पावर का यूज करते हुए मिस्टर लियांग के पैर वापस से ठीक कर देती हैं, जो कि कट चुका होता है, और साथ ही वो मिस्टर लियांग की दोनों आंखें भी ठीक कर देती हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि काफी समय के बाद वो इस दिन को देख रहे थे जब वो अपने पैरों पे खड़े थे और अपनी आंखों से सब कुछ देख पा रहे थे। वो तुरंत ही सच्ची देवी का शुक्रिया अदा करते हैं। ये देखकर सच्ची देवी उन्हें बताती है कि वो उस सभी दुश्मनों से बदला लेने के लिए वापस आई हैं, इसलिए वो जाकर सभी परिवार वालों को बता दे कि वो वापस आ चुकी हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर जियांग को देखते हैं जो कि सच्ची देवी को ढूंढने में लगे हुए होते हैं, जहाँ पे उन्हें बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद उस पार्टी के फुटेज मिल जाते हैं जिसमें सच्ची देवी ने टैंक को खत्म किया था। उसमें सारी चीजें कैद हो गई थी, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा सच्ची देवी की तरफ मुड़ता वो खराब हो जाता, जिस वजह से उनके हाथ एक भी फुटेज नहीं लगता है। तभी मिस्टर जियांग के पास घर से कॉल आता है और लीना अपने डैड को बताती है कि उनकी डॉटर इन लॉ अब इस दुनिया में नहीं है और साथ ही उनकी मॉम की दोनों आंखें खराब हो चुकी हैं, इसलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचना होगा। ये न्यूज़ सुनते ही वो तुरंत थोड़ी ही देर के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पे लीना सबसे पहले अपनी उस रक्षा करने वाली अंगूठी को दिखाती है, जिसे देखकर तो पिता शॉक्ड हो जाते हैं और तुरंत ही सबसे पहले वो सच्ची देवी के बारे में पूछते हैं। लेकिन ग्रैंडमा ये सुनकर अपने बेटे पे ही गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया लेकिन अभी भी तुम्हें उस लड़की की ही परी है। ऐसा कहते हुए अपने बेटे के सामने झूठ बोलने लगती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो सच्चाई बता देंगी तो उनका बेटा उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो सच्ची देवी के ऊपर इल्जाम लगाती हैं कि उसने लीना का चेहरा खराब कर दिया, सिसी को धक्का मारा जिस वजह से उसकी जान चली गई, इसके बाद उसने उनकी आंखों को भी खराब कर दिया और घर की कीमती चीजें चुरा कर लेकर भाग गई। ऐसे बड़े बड़े इल्जाम ग्रैंडमा सच्ची देवी के ऊपर लगाती हैं, लेकिन मिस्टर जियांग को अपनी माँ की किसी भी बातों पे भरोसा नहीं होता है क्योंकि उन्हें सच्ची देवी की पर्सनालिटी के बारे में पता होता है। इसलिए वो तुरंत ही घर पे कॉल करता है और सीसीटीवी कैमरा देखने की मांग करता है ताकि वो सच्चाई खुद ही देख सके। साथ ही वो अपने परिवार वालों को वार्न भी करता है कि अगर इनकी किसी गलती की वजह से सच्ची देवी को नुकसान पहुंचा होगा तो वो इन लोगों को खत्म कर देगा। थोड़ी ही देर के अंदर नौकर घर से सीसीटीवी कैमरा के फुटेज लेकर आ जाता है और मिस्टर जियांग को देखता है। मिस्टर जियांग फुटेज देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर फुटेज चलता है और फिर जैसे ही सच्ची देवी का फुटेज आने वाला होता है स्क्रीन फिर से ब्लैक हो जाता है। ये देखकर मिस्टर जियांग सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस पर्सन को मैं काफी समय से ढूंढ रहा हूँ वो तो मेरे घर पे काफी समय से थी। जैसे ही उसने पहली सुलझाई हुई होती है वैसे ही नौकर उसके हाथ में सच्ची देवी का दिया हुआ लेटर उसके हाथ में सौंप देता है। लेटर को खोलने के बाद उसे पता चलता है कि वही सच्ची देवी है जिसने अब उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया है। ये देखकर उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है। साथ ही वो काफी चीजें क्लियर भी कर लेता है कि आखिर वो लेडी इतनी ज्यादा अलग क्यों थी और उसके आने के बाद उसके साथ इतनी सारी अच्छी चीजें क्यों हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इसलिए वो तुरंत ही अपनी बेटी से पूछता है कि बताओ तुमने उसके साथ क्या किया। तुम्हें पता है कि वही वो लेडी है जिसे मैं काफी समय से ढूंढ रहा था, जिनके सामने झुककर मेरे ग्रैंडपा ने रिक्वेस्ट की थी कि वो उनकी हिफाजत करें। ये सुनकर लीना बुरी तरीके से डर जाती है। पिता उससे बार बार पूछता है कि बताओ घर पे क्या हुआ था, तुम लोगों ने आखिर उसके साथ ऐसा क्या किया जिस वजह से उसने हमारे साथ रिश्ता तोड़ दिया। अब लीना के पास तो इतनी शक्ति नहीं बची होती है कि वो अपनी गलती अपने मुंह से बता सके, जिस वजह से जो नौकर होता है वो सारी बातें मिस्टर जियांग को बता देता है। सच्चाई जानने के बाद मिस्टर जियांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। पहले वो अपनी बेटी पे हाथ उठाता है और जब उसकी माँ बीच में दखल अंदाजी देने की कोशिश करती है तब वो अपनी माँ के ऊपर भी हाथ उठा देता है और कहता है कि तुम लोगों को पता है कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। अगर एक दिन के अंदर तुम लोगों की मौत भी हो जाती है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। लेकिन ग्रैंडमा तो अभी भी इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। मिस्टर जियांग कहते हैं कि पास ही में सीसी की लाश पड़ी है, क्या आप लोगों को अब भी लगता है कि आप लोग बच जाओगे। अब जाकर धीरे धीरे इन दोनों को अपनी गलती का रियलाइज होता है और अब ये सच्चे दिल से माफी मांगने के बारे में सोचती हैं। लेकिन अब तो बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है। मिस्टर जियांग उसे कहते हैं कि अगर सच्ची देवी उन्हें मिल जाती है तो वो लोग माफी मांग सकते हैं, लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम है। सच्ची देवी इतनी आसानी से मिलती नहीं है और ना ही वो किसी को माफ करती है, इसीलिए अब ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए प्रे ही कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर लियांग को देखते हैं जो कि सच्ची देवी को लेकर अपने घर पहुंचते हैं। बाहर से घर की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब होती है और मिस्टर लियांग के पास अब दूसरी कोई संपत्ति भी नहीं होती है। फिर जैसे ही सच्ची देवी अपने पावर का यूज करते हुए गेट खोलती है वैसे ही यहाँ पे मिस्टर जियांग अपनी फैमिली लेकर पहुंच जाते हैं और सच्ची देवी से वो लोग माफी मांगने लगते हैं।
लेकिन सच्ची देवी उनकी माफी को एक्सेप्ट नहीं करती है और उन्हें दूर धक्का दे देती है। ये देखकर ग्रैंडमा एक बार फिर से सच्ची देवी से बहस करने लगती है, क्योंकि अब वो ऐसा सोच रही थी कि शायद वो पावरफुल हो सकती है और उनके पति सच्ची देवी को जानते थे, इसलिए वो दोनों एक बराबर हैं, तो उसे उनके सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सच्ची देवी अपने पावर का यूज करते हुए उन्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है और कहती है कि तुम्हारा पति मेरा सिर्फ और सिर्फ एक नौकर था। मिस्टर लियांग ये सब कुछ देखकर उन सभी की गलती पे हंस रहे होते हैं और मिस्टर जियांग अपनी गलती के लिए सच्ची देवी से माफी मांगते हैं और खुद को कई सारे थप्पड़ मारते हैं। तब लीना भी आगे बढ़कर सच्ची देवी से माफी मांगने लगती है और कहती है कि ये सारी की सारी गलती उसकी है। तब मिस्टर लिंग उसे पैर से मारते हैं और कहते हैं कि गलती करने के बाद अब तुम माफी मांगने के लिए आ रही हो, जबकि तुम्हें पता था कि जब तुम गलती कर रही थी तब वो गलत था, लेकिन फिर भी तुमने सारी चीजें नजरअंदाज कर दी। ये सुनकर उसे सारी बातें याद आती कि किस तरीके से सच्ची देवी की मना करने के बावजूद भी उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ दिया था। मिस्टर जियांग मिस्टर लिंग से कहते हैं कि तुम्हें तो पता है कि उस सफेद कागज का हमारे बीच में कितना बड़ा रोल है और तुम्हारी बेटी ने उसे कई सारे टुकड़ों में फाड़ दिया, तो तुम्हें लगता है कि सच्ची देवी अब भी तुम्हें माफ कर सकती है और तुम्हारी फैमिली को ऐसे ही छोड़ सकती है। अब जब मिस्टर जियांग को पता चलता है कि उसकी बेटी ने सच्ची देवी की वार्निंग देने के बावजूद भी उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ऐसे ही फाड़ दिया था, तब उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी वे फिर से हाथ उठाते हैं और तभी यहाँ पे बाकी के भी लोग पहुंच जाते हैं। जैसे वो सभी मिस्टर जियांग को सही सलामत देखते हैं, वो उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि पिछली टाइम उन्होंने उसकी इसलिए मदद नहीं की क्योंकि वो मिस्टर गू से डरते थे और मिस्टर गू ने पूरे शहर में ये अनाउंस किया था कि अगर कोई भी मिस्टर लिंग की मदद करता है तो वो उसे खत्म कर देंगे। इसी डर से उन्होंने कभी भी आगे बढ़ के उसकी मदद नहीं की। फिर जब वो मिस्टर जियांग को ध्यान से देखते हैं जहाँ पे उसके दोनों पैर सही होते हैं और वो सब कुछ देख पा रहा होता है, तब वो इसके बारे में पूछते हैं। मिस्टर जियांग बताता है कि उसे सच्ची देवी ने ठीक कर दिया है। ये देखकर ग्रैंडमा सच्ची देवी से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसकी दोनों आंखें ठीक कर दे, लेकिन वो आसमान की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारा समय खत्म हो गया है, अच्छा होगा कि मुझसे माफी मांगने से बजाय तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम बहुत ही जल्द मरने वाली हो। ऐसा कहते हुए वो अंदर की तरफ जाने लगती है। ग्रैंडमा उसे रोकती है और उसे फिर से माफी मांगती है, लेकिन वो फिर भी माफ नहीं करती है। ये देखकर मिस्टर जियांग अपनी बेटी और अपनी माँ की तरफ से सच्ची देवी से माफी मांगने लगते हैं। सच्ची देवी कहती है कि उन दोनों को जाने दो, मैं अब उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम बताओ क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। ये सुनकर वो उसके सामने घुटने टेक देता है और माफी मांगने लगता है। सच्ची देवी को भी पता होता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए वो उसे माफ कर देती है और उसके हाथों में फिर से वो लकड़ी की अंगूठी सौंप देती है और सभी को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर जियांग अपनी माँ और अपनी बेटी को कार के अंदर बैठाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर वो कार ड्राइव करने के लिए जैसे बैठने वाले होते हैं, वो नोटिस करते हैं कि सच्ची देवी ने जो उसे अंगूठी दिया था वो नीचे गिर गया है, इसलिए वो उस अंगूठी को लेने के लिए वहाँ पे मुड़ता है। फिर जैसे वो अंगूठी को लेता है, अचानक से मौसम बदलता है और एक बिजली सीधा कार के ऊपर गिरती है। थोड़ी ही देर के अंदर कार पूरी तरीके से जल जाती है और कार के अंदर जो लोग थे वो भी जलकर खत्म हो जाते हैं। ये देखने के बाद सच्ची देवी घर के अंदर चली जाती है। अब यंग मास्टर के लिए ये सारी चीजें नहीं होती है, इसलिए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और इसके बारे में अपने ग्रैंडपा से पूछता है। जब तक ग्रैंडपा सच्ची देवी की शक्तियों के बारे में उससे बताते हैं, तब तक दोनों बाकी जो बूढ़े होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। ये देखकर वो अपने पोते से उसे तुरंत घर के अंदर ले जाने के लिए कहता है। अंदर जाने के बाद सभी पर्सन सच्ची देवी के सामने झुकते हैं। सच्ची देवी बताती है कि वो यहाँ पे अपने सर्वेंट का बदला लेने के लिए आई थी, जिसे उसने पहले ही ले लिया है, इसलिए अगर उन सभी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे बता सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर लू तुरंत ही उन्हें हे परिवार के बारे में बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि हे परिवार का जो बड़ा बेटा है उसने धोखे से वर्ड ऑफ पावर पेपर छीन लिया था क्योंकि उसे उसके बारे में पता चल गया था और उन्होंने इसके बारे में किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें अपनी बेइज्जती का डर था। बाकी बूढ़े लोग भी बताते हैं कि उनके साथ हे परिवार ने गलत किया है और उनकी भी वो खास पेपर उसी परिवार ने छीन लिया है। ये सुनकर सच्ची देवी सोचती है और कहती है कि अच्छा, ये वही हे परिवार है ना जिसे मैंने अपने नौकर बनाने से मना कर दिया था, शायद इसीलिए वो ये सारी चीजें कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे सबक सिखा कर ही यहाँ से जाऊंगी। फिर वो अपने पावर का यूज करती है और हे के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। उसे पता चलता है कि वो तो अपनी बीमारी से कुछ समय पहले ही मर गया था और ये सारी चीजें जो कुछ भी हो रही है वो उसका बेटा कर रहा है, लेकिन इन्होंने तो कभी भी हे के बेटे को इतना ज्यादा क्रूर बिहेव करते हुए कभी भी नहीं देखा था, इसलिए वो शक करते हैं कि क्या इसके पीछे वही हो सकता है या फिर नहीं। तब सच्ची देवी कहती है कि इसका पता तो वहाँ पे जाकर ही लगेगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से बाहर आती है। जैसे वो बाहर आती है, जो दो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो उसे अपनी कार में ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं और अपनी एक्सपेंसिव कार में उसे बैठाने की जिद करने लगते हैं और इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई भी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लू भी पीछे नहीं हटते हैं। वो व्हील चेयर पे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी गाड़ी को भगाते हुए सच्ची देवी के पास आते हैं ताकि वो उसे अपनी कार में लेकर जा सके, लेकिन उनके पास आते ही वो नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर बाकी के सर्वेंट उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो सकती हो, आखिर तुम सच्ची देवी को अपने कार में कैसे बैठाओगे। ये सुनकर सच्ची देवी अपने पावर का यूज करते हुए उसे ठीक करने का फैसला करती है और फिर वो अपने पावर का यूज करते हुए सबके सामने उनके पैरों को भी ठीक कर देती है।
ये देखकर तो यंग मास्टर सच्ची देवी से पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि अगर किसी ऐसे खूबसूरत लड़की का नौकर बनने के लिए कहा जाए जिसके साथ रहने पे उसकी सेवा करने पे ऐसे ऐसे बेनिफिट मिलते हैं तो मैं भी इनका नौकर बनना चाहूंगा। ऐसा कहते हुए वो सच्ची देवी के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो भी बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो उसे रोक लेते हैं। ग्रैंडपा तो उसे कह देते हैं कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ मत आओ क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन यंग मास्टर भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ हम हे परिवार के बेटे सैन को देखते हैं। उन चारों परिवार के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा था वो यही कर रहा था। इसे इतना ज्यादा गलत काम करते हुए देखकर उसकी बहन जिया उसके पास आती है और ये सारी गलत चीजें करने से मना करती है, लेकिन सैन उसकी किसी भी बातों को नहीं सुनता है क्योंकि वो उन सभी परिवारों को बर्बाद करना चाहता था। वसा थे उसके डैड, क्योंकि उसके डैड ने मरने से पहले उन चारों परिवार के रहस्य और साथ ही सच्ची देवी के बारे में बता दिया था कि जब सच्ची देवी ने अपने लिए 4 नौकर ढूंढे तब वो भी उनका नौकर बनना चाहता था, लेकिन सच्ची देवी ने उसे ये कह के मना कर दिया कि वो उसके लायक नहीं है, जिसका रिग्रेट उसे मरते दम तक रहा। और यही सारी बातें अपने बेटे को बताते वक्त उसकी जान चली जाती है। इसीलिए अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वो उन चारों परिवार को बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि उसके पिता के साथ जो कुछ भी हुआ वो उन चारों परिवारों की वजह से हुआ। इसके लिए उसने उन 4 परिवारों में से 3 परिवार के खास पेपर को छीन लिया और उसकी हेल्प से वो अब तक उन्हें परेशान कर रहा था और साथ ही वो अब तक इतना ज्यादा ताकतवर भी बन चुका था। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि सच्ची देवी वापस आ चुकी है। ये सुनकर वो सोचता है कि शायद वो कोई फ्रॉड लड़की हो सकती है, इसलिए वो जादुई पेपर का यूज करने के बारे में सोचता है। वो जादुई पेपर से सच्ची देवी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और साथ ही उन परिवारों को खत्म करने के बारे में पूछता है, लेकिन चाहे वो कोई भी क्वेश्चन कई बार क्यों ना पूछे, लेकिन हर बार उसे आंसर में मौत लिखा हुआ मिलता। ये देखकर वो घबरा जाता है और समझ नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक से उस पेपर में आग लग जाती है और वो पेपर जलकर खत्म हो जाती है। वो ये देखकर हैरान हो ही रहा होता है। तभी बाहर से एक नौकर आता है और बताता है कि वो तीनों परिवार के मुखिया उससे मिलने के लिए आए हैं और साथ में एक लड़की भी है। साथ ही वो ये भी बताता है कि जिस पर्सन के उसने पैर काट लिए थे और आंखें खराब कर दी वो पूरी तरीके से ठीक है और दूसरा पर्सन जो व्हील चेयर पे था वो भी ठीक हो गया है। ये सुनकर वो काफी हैरान होता है और सभी को वो तुरंत घर के अंदर बुलाता है। दूसरी तरफ इन सभी को घर के बाहर देखते हैं। घर के पास आते टाइम वो लोग नोटिस कर रहे होते हैं कि आसपास जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं वो सूख चुके होते हैं। ये देखकर सच्ची देवी बताती है कि इस घर के बेटे ने उस पेपर को चुरा लिया था जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि उस पेपर के अंदर एक आत्मा रहती है जो कि इच्छा को पूरी करती है और बदले में चुराए हुए लोगों के परिवार की जीवन रेखा वो चूसने लगती है। इसीलिए आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं उसके संपर्क में आने की वजह से वो मुरझा रहे हैं। ऐसा कहते हुए अपने पावर का यूज करते हुए यहाँ के एक पेड़ में जान डाल देती है। थोड़ी ही देर के अंदर अचानक से मौसम फिर से बदलने लगता है। ये देखकर वो गणना करती है और इसे पता चलता है कि 3 दिन के अंदर अगर हे परिवार के प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं करती है तो सारे परिवार वाले मर जाएंगे। तभी नौकर बाहर आता है और उस सूखे हुए पेड़ को देखता है जो कि पूरी तरीके से हरा भरा हो चुका होता है। ये देखकर वो हैरान होता है और सभी को घर के अंदर इन्वाइट करता है। फिर ये लोग जैसे ही घर के अंदर जाते हैं सैन इन सभी को सही सलामत देखकर पूरी तरीके से हैरान होता है, क्योंकि लिंग के तो दोनों पैर कट चुके होते हैं, उसकी आंखें चली गई होती है और लू के दोनों पैर किसी काम की नहीं थी। ये सारी चीजें देखकर वो लोग हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो सकती है। ये सुनकर सच्ची देवी कहती है कि अगर मैं किसी के साथ हूँ तो कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। सैन सच्ची देवी को ध्यान से देखता है और उसके मन में अपने पिता को लेकर जो भड़ास पड़ी होती है वो इन चारों परिवार के ऊपर निकालने लगता है और सच्ची देवी से पूछने लगता है कि आखिर क्यों उसने उसके फादर को छोड़कर इन सभी को चूज किया। तब सच्ची देवी बताती है कि तुम्हारे पिता मेरे नौकर बनने के लायक नहीं थे। ये सुनकर तो वो गुस्सा भी होता है और स्माइल भी करता है, साथ ही वो इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर बहन उसे रोकती है क्योंकि उसे किसी की जान बचानी थी और उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि सच्ची देवी उसकी मदद कर सकती है, इसलिए वो अपने भाई को रोकती है। लेकिन भाई उसकी किसी भी बातों को नहीं सुनता है और तुरंत अपने बॉडीगार्ड को बुला देता है और कुर्सी पे बैठने के बाद वो सभी बॉडीगार्ड को उसे मारने के लिए आगे भेजता है। लेकिन सच्ची देवी हवा में अपने हाथ को लहराती है और पावर का यूज करते हुए एक ही बार में सभी बॉडीगार्ड को बुरी तरीके से हरा देती है। ये देखकर वो लोग बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और सोच नहीं पाते हैं कि ये लड़की कौन है। सैन तो एक बार फिर से सच्ची देवी से पूछता है कि वो कौन है। तब वो अपना फिर से इंट्रोडक्शन देती है कि वो वही है जिसकी वो काफी समय से बात कर रहा है। अब ये देखकर वो डर रहा होता है और कहता है कि नहीं, वो लड़की ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा यंग है, ये कोई बहरूपिया हो सकती है, इसलिए उसे अपनी आइडेंटिटी साबित करनी होगी। वो कहती है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने घुटने टेक दो। ऐसा कहते हुए वो पावर यूज करती है और वो उसके सामने घुटने टेक देता है। ये देखकर बहन तुरंत ही सभी बॉडीगार्ड को वहां से दूर कर देती है और अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और अपने भाई से कहती है कि वो उस लड़की से माफी मांग ले ताकि सभी चीजें ठीक हो जाए। लेकिन भाई माफी मांगने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे बस ये जानना है कि तुमने मेरे पिता को चूज क्यों नहीं किया था, वो तो इन सभी से ज्यादा ताकतवर थे। ये सुनकर वो कहती है कि मैंने इसीलिए तुम्हारे पिता को चूज नहीं किया था, तुम्हारे पिता बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे और मैं इन कमजोर परिवार वालों की मदद करना चाहती थी। मुझे पता था कि तुम्हारे
पिता अपने बल बुद्धि पे वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता को ये बातें समझ नहीं आई कि वो बाकी लोगों से ज्यादा अच्छे हैं और वो काफी चीजें हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके उन्होंने मुझे गलत समझा। ये सुनकर सैन को भी ये रियलाइज होता है कि गलत फहमी की वजह से उसने भी काफी गलत चीजें कर दी हैं, इसीलिए वो सच्ची देवी से माफी मांगता है। लेकिन मिस्टर लिंग उसे कहते हैं कि अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुका है। सच्ची देवी कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुमने अपने लिए मौत का रास्ता खुद ही बनाया है, क्योंकि जब जब तुमने उस जादुई पेपर को चुराने के बाद यूज किया है, मौत तुम्हारे पास खुद ब खुद आ गई है। और तुमने तो उस पेपर का कई बार यूज किया है, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें तो सजा जरूर मिलेगी। जिस देखकर बहन अपनी भाई की जान बचाने के लिए सच्ची देवी के सामने घुटने टेकती है और माथा टेकती है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं होता है। वो अपने भाई को डांट लगाती है और कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये सारी चीजें ना करो। तुम्हें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब तुम्हारे बेटे को जन्म लेने के तुरंत बाद ही ल्यूकेमिया हो गया था। अब सैन भी बहुत ही ज्यादा पछताता है। वो सच्ची देवी के सामने झुकता है और कहता है कि वो एक्सेप्ट करता है कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए वो अपना सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन बस वो इतना चाहता है कि उसके परिवार वाले सही सलामत रहें। बदले में वो अपनी जान सेक्रीफाइस करने को तैयार है। ये सुनकर सच्ची देवी उसकी बात सुनती है और कहती है कि ठीक है। कुछ समय के बाद सैन अपने पूरे परिवार को बुलाता है, जहाँ पे उसके छोटे भाई बहन होते हैं, और वो सबके सामने अपनी आधी से भी ज्यादा संपत्ति सच्ची देवी को देने का फैसला करता है। ये देखकर तो छोटे भाई बहन काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। अब सैन तो ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो अपनी गलती सुधारना चाहता है और इस तरीके से वो पैसे दान करके अपना बोझ कम करना चाहता था ताकि उसे आसान मौत मिले। लेकिन जो उसके परिवार वाले होते हैं वो इस बात के सख्त खिलाफ होते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे सैन की वाइफ आ जाती है और उसे भी सच्ची देवी को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये उसके हस्बैंड की कोई नई गर्लफ्रेंड है और इसीलिए वो उसे पैसे दे रहा है, जिस वजह से वो भी इस फैसले के खिलाफ हो जाती है। हालांकि सैन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि उन दोनों के बीच में ऐसा बिल्कुल भी रिश्ता नहीं है, लेकिन वाइफ तो सैन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और अपने बेटे के बारे में बात करती है। साथ ही वो सोचती है कि कहीं ये लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं है। ऐसी बातें सुनकर वो अपने पावर का यूज करने जा रही होती है और ये चीज जिया देख लेती है और वो तुरंत ही भाई की पत्नी को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो शांत नहीं होती है। उसके बारे में काफी बुरी बुरी बातें बोलने लगती है। ये देखकर सच्ची देवी सैन से कहती है कि क्या तुम अपनी पत्नी को खुद शांत करोगे या फिर मुझे शांत करने की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर वो आगे बढ़ता है और तुरंत ही उसे थप्पड़ मारते हुए शांत कर देता है। फिर उसके पास आता है और प्यार से समझाता है कि वो जादुई पेज जिसकी मदद से वो लोग अमीर हो रहे थे वो जल चुकी है और अब उसके परिवार पे बहुत सारे खतरे आने वाले हैं, इसलिए अगर वो अपनी सेक्रीफाइस कर देता है और आधी संपत्ति उसे दे देता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पत्नी अभी भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती है। हालांकि जिया भी उसे समझाने की कोशिश करती है, पेड़ों के बारे में बताती है, लेकिन फिर भी वो उसकी बातें नहीं सुनती है। उसकी बातें धीरे धीरे और भी ज्यादा कड़वी होने लगती है। ये देखकर सच्ची देवी अपने पावर का यूज करते हुए उसे सबक सिखाती है और साथ ही सैन से कहती है कि तुम उसे अच्छी तरीके से सबक नहीं सिखा पाए, इसलिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। अब सैन के पास अपने पूरे परिवार को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो तुरंत ही चाकू उठाता है और खुद पे वार करता है, जिससे सच्ची देवी रुक जाती है और तब जाकर लोगों को पता चलता है कि सैन इस बात को लेकर सीरियस है। फिर सैन सच्ची देवी के बारे में सारी बातें बताता है। इस बार परिवार वाले उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं और सभी उसके सामने झुककर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची देवी ये देखने के बावजूद भी नहीं रुकती है। सैन अपने घाव को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और जो बहन होती है वो भी अपने परिवार की सेफ्टी के लिए खुद की जान देने का फैसला करती है। ये सब कुछ देखकर फाइनली सच्ची देवी रुक जाती है और उन्हें 2 दिनों का समय देती है। वो कहती है कि 2 दिन मैं यहाँ पे रुकूंगी और इन 2 दिनों के अंदर अगर तुम लोगों ने ये साबित कर दिया कि तुम लोग दिल से माफी मांग रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम सबकी जान बचा लूंगी। ऐसा कहते हुए वो रुक जाती है, लेकिन सैन जिसने अपनी चोट बहुत ही ज्यादा गहरी कर ली होती है उसे पता होता है कि अब वो मरने वाला है, इसलिए वो पूरी ये परिवार की सारी जिम्मेदारी अपनी बहन के हाथों में सौंप देता है और सुकून से मर जाता है। इसके बाद बहन हे परिवार की जिम्मेदारी संभालती है, अपने भाई को सबसे पहले हॉस्पिटल भेजती है ताकि एक बार उसका चेकअप हो सके। साथ ही वो सच्ची देवी को पूरे रिस्पेक्ट के साथ अपने परिवार में वापस बुलाती है और इस बार कोई भी उसे रोकता नहीं है। फिर सच्ची देवी यहाँ पे आकर फैमिली हेड की सीट पे बैठ जाती है। बहन आगे बढ़ती है और उसे खुश करने की पूरी कोशिश करती है, जिसके लिए पहले अपनी आधी संपत्ति उसे देने के लिए पेपर्स तुरंत ही स्टार्ट कर देती है और उसे पूछती है कि और उसे कुछ और चीजें चाहिए। अब सच्ची देवी को इन सभी की सच्चाई परखनी होती है, जिस वजह से वो इन सभी से या तो खाने पीने के लिए बहुत ही ज्यादा महंगी खाने पीने की चीजें मंगाती है या फिर जो चीज इनके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब होती है और सेंटिमेंट के साथ जुड़ी होती है वो चीजें उनसे छीन लेती है। साथ ही उन्हें परेशान करने के लिए 10,000 से भी ज्यादा वर्ड लिखने के लिए कह देती है, वो भी परिवार के सभी लोगों को। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी परिवार वाले सभी उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं और जो कुछ भी वो कहती है वो सारे के सारे काम पूरे करते हैं, चाहे वो 10,000 वर्ड ही लिखना क्यों ना हो। उसमें उन्हें काफी सारी परेशानियां आती है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप लिखे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सैन का असिस्टेंट आता है और बहन को बताता है कि जो सूप
और खाने की चीजें उन्होंने सच्ची देवी के लिए तैयार की थी वो उसे पसंद नहीं आई है और वो चाहती है कि वो सारी चीजें बहन उनके लिए तैयार करे। ये सुनकर वो एक ही बार में खाना बनाने के लिए मान जाती है, लेकिन ये देखकर जो बाकी के लोग होते हैं वो गुस्सा करने लगते हैं। बहन सभी को शांत करती है और खुद काम करने के लिए वहाँ से आगे बढ़ जाती है। आगे सच्ची देवी इन सभी को परेशान करने के लिए अपने तीनों नौकरों का काम भी इन्हीं सबसे करवाने लगती है, जिनमें इनके पैर धोना शामिल होता है, इनका ध्यान रखना, इनके लिए खाने पीने की चीजों की व्यवस्था करना। इस बीच जो सर्वेंट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा नखरे भी करते हैं, लेकिन हे परिवार में जितने भी पर्सन होते हैं वो उनका तब भी ख्याल रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो यंग मास्टर होता है वो भी पीछे नहीं हटता है। सभी तो काम में लगे होते हैं और ये सच्ची देवी को इम्प्रेस करने में लगा होता है, क्योंकि सच्ची देवी बहुत ही ज्यादा चूसी होती है। वो खाने पीने में बहुत ही कम चीजें खाती है, तो वो उसके लिए अच्छा सा डिश बनाता है और इसकी डिश उसे पसंद भी आ जाती है। ऐसे वो सच्ची देवी का नौकर बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब तक बाकी के सर्वेंट भी आ जाते हैं और ग्रैंडपा जैसे अपने पोते को यहाँ पे देखते हैं वो उसे पीटते हैं और यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो जाने से मना कर देता है। तब बूढ़े साथ में मिलकर उसे यहाँ से लेकर जाने लगते हैं और तभी यहाँ पे बहन भी सूप लेकर चली आती है। उसने पहली बार इस सूप को बनाया होता है, जिस वजह से उसका हाथ कट जाता है। सच्ची देवी ये सब कुछ देख रही होती है और वो उसे और भी ज्यादा परेशान करने के लिए ये कहती है कि यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा शांत है, वो कुछ मधुर आवाज सुनना चाहती है। ये सुनते ही बहन तुरंत ही एक इंस्ट्रूमेंट लेकर बैठ जाती है और उसे बचाने लगती है, क्योंकि उसका हाथ कटा हुआ होता है, जिस वजह से उसे काफी प्रॉब्लम हो रहे होते हैं। उसके परिवार वाले ये नोटिस कर लेते हैं और उसे ऐसा ना करने के लिए कहते हैं, लेकिन उसके कंधे पे अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, जिस वजह से वो अपने चोट को नजरअंदाज कर देती है और सच्ची देवी को खुश करने में लगी होती है। लेकिन वो तो उसे कई घंटों तक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए कहती है, जिस चक्कर में उसका हाथ कट जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे फिर भी जाने नहीं देती है। उसे फिर से उस इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए कहती है। कटे हुए हाथ से वो फिर से बचाने की पूरी कोशिश करती है और ये सारी चीजें उसके फैमिली वाले देख रहे होते हैं, जिस वजह से अब उनसे रहा नहीं जाता है और वो इसके बारे में सच्ची देवी से बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक तो उसे खाना बनाने नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे कहने पे तुम्हारे लिए तुम्हारा सूप बनाया, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ इतनी ज्यादा क्रूर कैसे हो सकती हो। ये सुनकर सच्ची देवी कहती है कि वो इस परिवार की मुखिया है, उसे बाकियों से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ये सुनकर वो फिर से बजाना स्टार्ट कर देती है। इस बार सच्ची देवी अपने पावर का यूज करती है और जब वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है तभी वो अपने पावर का यूज करती है और उसके पावर से पूरा का पूरा गार्डन हरा भरा हो जाता है। सबको ऐसा लगता है कि शायद ये इसके इंस्ट्रूमेंट बजाने की वजह से हुई है। फिर सच्ची देवी सामने आती है और बहन से कहती है कि तुम्हारे अंदर मुखिया बनने के, लीडर बनने के सारे कौशल हैं, तुमने मुझे खुश कर दिया है, इसलिए कल दोपहर में तुम सभी के लिए पूजा करूंगी और तुम सभी की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनते ही सभी सच्ची देवी के सामने झुक जाते हैं। सच्ची देवी उन्हें कल की तैयारी करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। बाद में जब बाकी मेंबर्स को भी इसके बारे में पता चलता है तब वो भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। सीन कट होता है और आगे हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये परिवार ने सब कुछ तैयार कर लिया होता है और सच्ची देवी भी पूरी तैयारी के साथ अंदर आती है। चेयर पे बैठने के बाद उसने जो 10,000 के वर्ड इन सभी को लिखने के लिए कहे होते हैं वो उनके सामने मंगाती है। बाद में वो उन्हें कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें भी दोपहर होने से पहले मंगाने के लिए कहती है। इस बार वाली चीजें थोड़ी ज्यादा कठिन होती हैं, जिस वजह से सभी सोच विचार करते हैं और सभी चीजों को ढूंढने में लग जाते हैं। सभी परेशान होते हैं। तभी सैन की वाइफ बहन के पास आती है और उसे खास तरह की अगरबत्ती देती है, जिसके बारे में सच्ची देवी ने कहा था। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और फिर बाकी की तैयारियों में लग जाती है। इधर सैन की वाइफ भी बाकी की तैयारियों में लगी होती है और तभी उसे नौकरों से पता चलता है कि उसके बेटे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। अचानक से उसे फीवर आ गया है। इससे वो अपने बच्चे के लिए और भी ज्यादा परेशान होने लगती है और उसके मन में कई सारे क्वेश्चन एक साथ चलने लगते हैं। उन्होंने रस्म को पूरा करने के लिए कई तरह की चीजें मंगाई होती है, जिसमें एक ऐसी चीज होती है कि अगर वो अपने बेटे को अभी उसे पिला देती है तो उसका बेटा खतरे से बाहर आ जाएगा। इसीलिए वो बिना किसी को पता लगे उस चीज को चुरा लेती है और अपने बेटे को पिलाने के लिए भेज देती है। कुछ समय के बाद जब दोपहर होती है और सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी होती है तब उसे पता चलता है कि उसका बेटा ठीक है। ये सुनकर वो खुश होती है, लेकिन साथ ही वो डर रही होती है कि कहीं इस चोरी के बारे में किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। थोड़ी ही देर के अंदर प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे सच्ची देवी सबसे पहले आती है और अगरबत्ती को जलाते हुए अपनी प्रार्थना स्टार्ट कर देती है। लेकिन प्रार्थना के थोड़ी ही देर के अंदर अचानक से मौसम बदलता है और जो चीजें मेज पे रखी होती हैं वो नीचे गिरने लगती हैं। अचानक से डर का माहौल हो जाता है। किसी को नहीं पता होता है कि अचानक से ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, लेकिन सच्ची देवी जान जाती है कि किसी ने पूजा में शामिल होने वाली सामग्रियों के बीच में छेड़खानी की है। इसीलिए वो इसके बारे में पूछती है। तुरंत ही फैमिली का एक मेंबर सैन की वाइफ में उंगली उठाता है, क्योंकि उसने छेड़छाड़ करते हुए देख लिया था। इसलिए वो तुरंत ही सच्चाई सबके सामने रख देती है और कहती है कि उस समय उसके बेटे की हालत खराब थी, इसलिए उसने दवा चुरा कर उसे अपने बेटे को पिला दिया। अब बहन जब देखती है कि इतना ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो अपने परिवार को नहीं बचा सकती है, तब उसके सारे उम्मीद टूट जाते हैं। सैन की वाइफ भी उसके सामने झुककर इससे माफी मांगने लगती है और बाकी के जो मेंबर्स भी होते हैं वो भी उसके सामने झुककर माफी मांगने लगते हैं कि वो उनकी जान बचा ले। ये सिर्फ एक छोटी सी गलती है।
लेकिन इस बार वो इनसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, इसलिए वो जाने का फैसला करती है और कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि ये प्रे करना कोई मजाक है, जो तुम सब इसमें बार बार गलती किए जा रहे हो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। उसे जाते हुए देखकर जो बाकी के मेंबर्स होते हैं वो सैन की वाइफ से गुस्सा हो जाते हैं और गला घोटकर उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। बाकी लोग ये सारी चीजें करने से रोक रहे होते हैं। बहन को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी वो अंगूठी समेटती है और वापस से सच्ची देवी के पास जाती है। ये देखकर सच्ची देवी उससे कहती है कि क्या तुम मुझे फिर से रोकने के लिए आई हो? मैं तुम्हारे अब परिवार की मदद नहीं करने वाली हूँ। ये सुनकर वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि आप मेरी मदद नहीं करोगी, क्योंकि आपने पहले ही हमारी बहुत ही ज्यादा मदद कर ली है और वैसे भी हमारा परिवार आपके फिर से मदद लेने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस यहाँ पे आपको अंतिम विदाई देने के लिए आई हूँ। ऐसा कहती हुई वो उसके सामने झुककर उसे अंतिम विदाई देने लगती है। ये देखकर सच्ची देवी का दिल पिघल जाता है। वो पावर का यूज करती है और 2 लकड़ी की अंगूठी बनाते हुए उसके हाथों में सौंप देती है, ये कहते हुए कि पूरा हे परिवार एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी गलती बहुत ही ज्यादा बड़ी है, लेकिन वो उन लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग है, इसलिए वो उसे जीने का एक और मौका देती है। और दूसरी जो अंगूठी है वो उसके नेफ्यू के लिए है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। दिन खत्म होता है और अगला दिन आता है, जहाँ पे न्यूज से पता चलता है कि हे परिवार के लगभग सभी पर्सन मारे जा चुके हैं, वो भी रहस्यमय तरीके से। उसके परिवार में सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, जो कि जिया और उसका 1 साल का नेफ्यू होता है। और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। कहानी की एंड आपके अकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए थी और कहानी के एंड आपको कैसे लगे ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो पे हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले।